हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट के बारे में और न्यूक्लियस मास के बारे में। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस और इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस के कर्व को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका कर्व देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो होता क्या है और इस जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो कर्व है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या काम होता है, ठीक है, और ये हम कर्व क्यों बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, मैंने एक यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया है, इसके अंदर मैंने काफी सारे न्यूक्लियंस रखे हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूक्लियन में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मैं न्यूक्लियन बोल रही हूँ। तो मतलब इस न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अगर मैं इस न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकाल पा रही हूँ आसानी से, मुझे कोई भी जोर नहीं आ रहा, ठीक है, आसानी से मैं इसको निकाल पा रही हूँ, इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तभी तो मैं निकाल पा रही हूँ, मुझे कोई जोर नहीं आ रहा, आसानी से मैंने, ठीक है, एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस लेस स्टेबल है और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो भी क्या है, कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी क्या है, कम है। तो मतलब ये न्यूक्लियाई क्या है, लेस स्टेबल है, मुझे जोर नहीं आ रहा ना। अब इस न्यूक्लियाई को स्टेबल होने के लिए, ये स्टेबल कब होगा, अब जैसे मैंने एक न्यूक्लियन फिर से बाहर निकाला, इसमें से मैंने कोशिश करी दूसरा न्यूक्लियन निकालने की, फिर मुझे ना काफी जोर आया इस न्यूक्लियन को निकालने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, आसानी से मैं इसको नहीं निकाल पा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, आसानी से नहीं निकाल पा रही हूँ तो क्या मतलब इसका, ये न्यूक्लियाई क्या है, स्टेबल है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, एक न्यूक्लियन को इस न्यूक्लियस में से निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी ज्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियाई क्या है, मोर स्टेबल है। भाई स्टेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। स्टेबल होने के लिए यही तो होगा कि हमें काफी जोर आए, एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए मुझे जोर आना चाहिए ना, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो बोल सकते हो कि मैं न्यूक्लियस स्टेबल होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या हो, ज्यादा हो। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो वो न्यूक्लियाई क्या है, लेस स्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियाई जो है वो मोर स्टेबल है। अब बाइंडिंग एनर्जी, अब हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ में कर्व, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम क्या समझते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में समझ पाते हैं कि कैसे दो लाइटर मास न्यूक्लियाई हैवियर न्यूक्लियाई में फ्यूजन होते हैं और कैसे एक हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है लाइटर मास न्यूक्लियाई में। ये डिसइंटीग्रेशन क्यों होता है कि जब कोई न्यूक्लियाई लेस स्टेबल होता है, वो लेस स्टेबल होगा तो वो स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करेगा, स्टेबिलिटी लेने के लिए वो डिसइंटीग्रेट होगा ना टू लाइटर न्यूक्लियाई में। लेस स्टेबल कब होगा वो, जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी लेने की कोशिश करेगा। तो स्टेबिलिटी लेने के लिए एक लाइटर मास न्यूक्लियाई जो है वो दो छोटे छोटे मिड रेंजर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होगा और इससे उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसको। और फिर एक ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियर फिजन, ये इसको एक्सप्लेन करता है। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा कि हम देखेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ में अभी हम ग्राफ देखेंगे, उससे हम ये चीज आसानी से समझ पाएंगे कि ये कर्व जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को कैसे इजीली एक्सप्लेन कर पाता है। कि जो जिनका मास नंबर कम है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिनकी कम है, वो भी स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी वो लेस
लेस स्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक हैवियर मास न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और जिनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो चलिए हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ में ग्राफ। सामने मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व बनाया है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा है, और जो एक्स एक्सिस पे है ये क्या है, मास नंबर ए। अब हमें ये कर्व कभी याद ही नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या आएगा, बीच में क्या है, मतलब ऐसे ऐसे तो ड्रॉ कर दिया, पीक्स बना दी, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, इतना तो हमें माइंड में रहता है, लेकिन ये कौन कौन से एटम्स यहाँ पे आएंगे हमें वो चीज़ें जनरली याद नहीं रहती। तो उसकी मेरे पास एक बहुत आसानी से ट्रिक है जिससे आपको ये कब याद हो जाएगा और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको स्टेबिलिटीज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये ड्रॉ कर्व जो है वो मैंने कैसे ड्रॉ किया है। तो इस कर्व को पहले समझते हैं, फिर इस कर्व को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, कर्व को यहाँ से शुरू किया, ठीक है। आप भी क्या कीजिए, अपनी कॉपी में इसको यहाँ से शुरू कीजिए। यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है वो मैंने लिख दिया 2H। ये जो कर्व है ये हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटोप से स्टार्ट होता है। फिर मैं स्ट्रेट लाइन में सीधा ऊपर चली गई, यहाँ मैंने एक पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप बना दिया 3H, ठीक है। फिर मैं स्ट्रेट लाइन में थोड़ा चलती गई, फिर मैंने एक यहाँ पे पीक बना दी, इसको पॉइंट कर दिया मैंने ऐसे। और ये जो है यहाँ पे क्या है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4He। अब ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करती गई, दो पीक बना दी, सॉरी एक पीक बना दी, दो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिए। इसको मैंने कर्व की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 2H से, फिर जो नेक्स्ट बीच में क्या मिला हमें 3H, फिर ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गई यहाँ पे 4He तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा नीचे करो, स्ट्रेट लाइन में इसको थोड़ा नीचे, यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, ये क्या है 6Li आएगा। फिर थोड़ा सा ऊपर चली गई, यहाँ पे क्या मिला मुझे 12C यानी 12 कार्बन। फिर थोड़ा शार्पली यहाँ पे नीचे आई, ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये क्या है 14N। अब स्ट्रेट लाइन में ही एक नेक्स्ट इसके थोड़ा सा बढ़ा के इसको पीक बना दी मैंने 16O। अब ये जो 16O है ये यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स हैं, एक तो 16 एक 18 वाला। तो 16 वाला मैंने ऊपर रखा है आइसोटोप और 18 वाला इसके जस्ट नीचे कर दिया। अब थोड़ा सा बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे क्या मिला मुझे सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32। आपको एटॉमिक नंबर इनके याद रखे, लिखने यहाँ पे मेंशन करने कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम तो कर्व मास नंबर के साथ में ड्रॉ करने हैं ना, तो मास नंबर ज़रूरी होने चाहिए लिखने, ताकि उसी से तो हमें पता चलेगा कि ये मास नंबर के साथ में कैसे वेरिएशन शो कर रहा है। तो एटॉमिक नंबर लिखने इनके ज़रूरी नहीं है, आप इनके मास नंबर भी लिखेंगे। फिर सल्फर 32 के बाद में आप देखेंगे कर्व थोड़ी सी राइज पकड़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, कहाँ तक 56 तक। कौन सा मिला Fe56। यहाँ पे कोई भी पीक्स नहीं है, तो हमारे पास पीक्स कितनी है सिर्फ यहाँ तक है, उसके बाद हमें कोई भी पीक नहीं मिल रही है। तो आप देखेंगे सल्फर 56 के बाद में क्या आ रहा है, सॉरी आयरन 56 के बाद में क्या मिल रहा है हमको N2, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 100। फिर थोड़ा सा आगे स्लोली डिक्रीज होता जा रहा है कर्व, थोड़ा सा ऐसे डिक्रीजिंग में बनाया मैंने, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, ये क्या है इरिडियम I, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 127। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ रही हूँ तो ये स्लोली जो है इसकी कर्व जो है ना स्लोली डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है टंगस्टन, इसका एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 184। उसके बाद में मैं जब थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, इसका मास नंबर थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है, तो ये जो कर्व है ये थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है। ये क्या है गोल्ड, इसका जो एटॉमिक नंबर मैंने क्या लिख दिया 197। अब यहाँ तक इसके बाद में आगे देखेंगे जो कर्व है वो स्टीपली डिक्रीज हो रहा है, रैपिडली, ठीक है। तो ये रैपिडली यहाँ तक कहाँ पहुँच रहे हैं, यूरेनियम 238 पर पहुँच रहे हैं ना, तो ये कर्व जो है ना वो डिक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है यूरेनियम 38। इसके बाद में इसके आइसोटोप्स मिलते हैं हमको यूरेनियम 232 235, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्या है
जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे तो कर्व जो है वो सैचुरेट हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी सैचुरेट है, मतलब ठीक है, ये इसकी पीक वैल्यू, उसके बाद ये लगातार क्या है, कांस्टेंट बना रहता है। फिर ये बाद में एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये जो कर्व है ये एकदम रैपिडली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे यूरेनियम 238 पे, और उसके बाद में इसके आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, कर्व यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर फिनिश हो जाता है। अब इस कर्व को हमने ऐसे बना दिया। अब ये इसको किस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इस कर्व को, सबसे बताइए। हे हेली कन्नों से फेरे मत लियो, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है। तो चलिए, ये जो हे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हे क्या है, यहाँ पे दो बार हे है ना, पहला तो ये 2H वाला, अब हाइड्रोजन की ये दो आइसोटोप्स बनाए 2H और 3H, ये 2H मिलके क्या शो कर रहे हैं, हे, ठीक है, 2H हे। उसके बाद क्या है, हेली, हे से मतलब फर्स्ट पीक आई किस पे, हीलियम पे फर्स्ट पीक आई है ना, तो ये हे क्या है यहाँ पे, हीलियम। फिर हम नीचे गए थोड़ा सा, तो क्या मिला हमको, लिथियम मिला, तो ये ली क्या है यहाँ पे, लिथियम। तो हो गया ना हेली, हेली क्या बन गया, हे मतलब पहला आइसोटोप हाइड्रोजन का ये मिला, फिर दूसरा ये मिला, फिर ये है, और ये क्या है, ली, मतलब हे ली, ठीक है, हेली। अब क्या है हमारे पास, कन्नो क्या है, कैसे क्या है, कार्बन, और एन से क्या है, नाइट्रोजन, और ओ किसका प्रोनाउंशिएट कर रहा है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हेली कन्नो, CNOO, ठीक है, कन्नो क्या है, CNNO, ये क्या मिलके बन गया हमारा कन्नो। तो पहला जो पीक मिली है वो किस पे मिली है, कार्बन पे, फिर उसके जस्ट नीचे गए, कन्नो, फिर उसके जस्ट नीचे गए तो हमें क्या मिला, नाइट्रोजन, फिर ये दो बार ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप, ये कौन सा वाला है, 16 वाला है, और ये कौन सा है, 18 वाला। एक मिनट, तो ये क्या है, कन्नो से क्या मिल रहा है, CNOO। तो कन्नो क्या है, पहला ये जो पीक हमें कहाँ पे मिल रही है, हीलियम के बाद में पीक कहाँ पे मिली है, कार्बन पे मिली है, तो ये कैसे क्या है, कार्बन। फिर हम नीचे गए, नीचे मैंने पॉइंट मार्क किया था नाइट्रोजन का, तो ये क्या है, एन से नाइट्रोजन। अब ये ऑक्सीजन मैंने दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन के हमें क्या मिल रहे हैं, दो आइसोटोप मिल रहे हैं। पहली जो कार्बन के बाद में जो नेक्स्ट पीक बन रही है वो किसकी बन रही है, ऑक्सीजन की, वो भी ऑक्सीजन भी कौन सा, पहला आइसोटोप उसका 16 वाला। अब फिर जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन वाला आइसोटोप मिल रहा है, 18, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 18 बना दिया, तो ये क्या बन गया, कन्नो बन गया, ठीक है। अब से, कन्नो से क्या है यहाँ पे, सल्फर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पीक नहीं मिल रही है, ये कर्व जो है वो अपनी सैचुरेट प्रॉपर्टी को शो करता करता कहाँ तक जा रहा है, Fe56 तक जा रहा है। तो यहाँ पे से क्या बन गया, सल्फर। फिर आता है फेरे में क्या है, Fe56 है, फे से Fe56, ठीक है। अब इसको कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, फेरे, तो मैंने इसको फेरे से Fe को डिनोट कर दिया। फिर नेक्स्ट बात है मत लियो, तो MO से, M से क्या बना दिया, Fe56 के बाद में क्या आ रहा है, MO आ रहा है, मत लियो, जो ये O की वैल्यू निकाल रहा है ना ये, तो MO। तो हेली कन्नों से फेरे मत लियो, मत से क्या हो गया, M, और लियो का O किस में काम आ गया, O से, तो ये क्या बन गया, मत लियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है। आई से क्या बन गया, इंडिया, और ये क्या है, टंगस्टन है, तो ये क्या बन गया, वेस्ट इंडीज, और इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड, ये यूरेनियम क्या है, गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है, ठीक है। ये जो मैंने है ये इसमें भिड़ाने के लिए मैंने खुद से ही ये बना लिया है कि कमी है, तो आप इसको ट्रिक को एक पूरे सेंटेंस की फॉर्म में याद कर सकते हो। तो कैसे है, हेली कन्नों से फेरे मत लियो, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है। तो
हेली कन्नो, CNOO, हेली कन्नो से फेरे मत लियो, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है। तो ये क्या बन गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लर्न करने की एक ट्रिक बन गई। तो अब आपको इस ट्रिक, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको ये जो कर्व है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ट्रिक याद होगी तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर पाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे रफली इस डायग्राम को बना रही हूँ इस ट्रिक के सहारे से। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी ऐसे, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया था किसका, हे का मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप। फिर मैंने बोला था भैया एक ऊपर जाने पे एक और पीक मिल रही है, हे दो बार है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप। फिर एक और था, मैंने बोला एक और पीक है, वो किसकी है, 2He4 की है, तो He4 की है ना वो। फिर मैं नीचे आई थोड़ा सा, वहां पे क्या मिला, हेली लिथियम। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी, ऊपर गई तो मुझे एक पीक और मिली, किसकी मिली, कार्बन की, C की, जो कितना था 12C की। फिर मैं नीचे आई तो कौन सा मिला, नाइट्रोजन 14। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर गई तो मुझे एक पीक और मिली, वो किसकी थी, ऑक्सीजन 16 की थी। फिर मैं नीचे आई तो उसका आइसोटोप कौन सा था, ऑक्सीजन 8 वाले की। फिर जो कर्व जो है वो स्टीपली थोड़ा सा राइज हो रहा है सल्फर पे, फिर वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है पे, Fe56 पे। तो ये क्या बन गया, हेली कन्नो से फेरे, फिर आगे गई MO मत लियो, ठीक है। फिर आगे गई इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, यूरेनियम। तो ये बाद में जाके कर्व जो है वो वैनिश हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक रैपिडली डिक्रीमेंट शो कर रहा है, उसके बाद में ये जो कर्व है वो फिनिश हो जाता है। तो ये ट्रिक के सहारे से मैंने इस कर्व को रफली ड्रॉ किया है। तो ये ट्रिक क्या है, हेली कन्नो से फेरे मत लियो, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है। तो ये ट्रिक हो गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को याद करने की। अब चलिए इस कर्व से हम न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है और कहाँ पे ये लेस स्टेबल है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसकी कर्व देखने के बाद अब हम इस कर्व को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये जो क्या है, ये क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई जो A लेस देन 20 वाले हैं, जिनका मास नंबर 20 से कम है। ये क्या है, 20 से कम मास नंबर वाले हैं, ठीक है। ये जो इतना हिस्सा है ये क्या है, 20 से कम मास नंबर वाले हैं, A लेस देन 20, तो इनको हमने क्या बोला, लाइटर न्यूक्लियाई बोला, ठीक है। इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है जो वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो पीक्स आ रही है ना, ये इसके इंक्रीमेंट को शो कर रही है। तो यानी कि A लेस देन 20 वालों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है वो रैपिडली बढ़ रहा है, और उसके बाद 20 के बाद में हल्का बढ़ता 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 है, ये थोड़ा सा 20 के बाद में बढ़ता है, इतना ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करता है, स्लोली ये इंक्रीमेंट होता है। फिर जैसे ही ये सल्फर को क्रॉस करता है, यहाँ तक तो स्लोली बढ़ता है, जैसे ये सल्फर को क्रॉस करता है और ये एक पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे ये क्या करता है, अपना मैक्सिमम वेरिएशन शो करता है, जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है, वो कौन सा है, Fe56 वाला है। यहाँ पे क्या है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है, उसके बाद इसका जो वेरिएशन है ये थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो कर्व है वो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ये डिक्रीमेंट को शो करता है, इतना ज्यादा यहाँ तक नहीं करेगा ये, ठीक है। ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली, फिर ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीमेंट की तरफ जाता है, अचानक से इतना डिक्रीमेंट जाता है। फिर जैसे ही ये और आगे बढ़ता है, ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है। अब जैसे ही ये क्या है, 180 तक है। अब जैसे ही ये 180 को क्रॉस करता है,
180 को क्रॉस करने के बाद ये थोड़ा सा और डिक्रीमेंट जाएगा। फिर जैसे ये गोल्ड को क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ पे इसको क्रॉस करते ही इसका जो कर्व है वो रैपिडली डिक्रीमेंट की तरफ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरेनियम की आइसोटोप्स हैं, इनके बाद में क्या है, ये एकदम स्टीपली रैपिड होता है और उसके बाद कर्व जो है वो क्या है, वैनिश हो जाता है। तो ये क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई पोर्शन, इसको मैंने क्या नाम दिया है, लाइटर न्यूक्लियाइज। लाइटर न्यूक्लियाइज, लाइटर न्यूक्लियाई कौन से, जिनका मास नंबर A<20 है, A<20। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पीक्स मिल रही है, यानी बाइंडिंग एनर्जी का कर्व क्या है, बढ़ रहा है। फिर जैसे ही हम 20 तक पहुंच गए, 20 के पहुंचने के बाद मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। वो पॉइंट कौन सा है, Fe56। यहाँ पे जो है ये कर्व अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो करता है। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी है, अराउंड 8.7 MeV के अराउंड। यहाँ पे ये क्या करता है, इसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो स्लोली डिक्रीमेंट की तरफ जाता है, और जैसे ही हम 180 को क्रॉस करते हैं तो ये क्या करता है, डिक्रीमेंट होता होता ये यहाँ पे गोल्ड को क्रॉस करने के बाद एकदम स्टीपली इसका डिक्रीमेंट होता है, और यूरेनियम को क्रॉस करने के बाद ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग की ओर चला जाता है। तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि कैसे एक न्यूक्लियाई है वो अपनी स्टेबिलिटी के डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कर्व समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। मैंने इस कर्व को 2-3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो वो जिनका मास नंबर A से 20 से कम है, ये जो मास नंबर जिनका 20 से कम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन की वैल्यू वो थोड़ी सी बढ़ रही है, मतलब कम से बढ़ने की ओर जा रही है। तो यहाँ पे ये क्या है, लेस स्टेबल। तो ये यहाँ पे हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पे अटेंड कर रहा है। उससे पहले तो इसकी जो वैल्यू वो बढ़ने के फेज में है ना, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एज से लेस देन 20 वाले जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई है, और ये क्या है, थोड़े से लेस स्टेबल है। 20 वाले क्या है, लेस स्टेबल। अब 20 से लेके 120 तक, ये जो 20 से लेके मैंने क्या बोला 120 तक, ये इनको मैंने बोल दिया मिड रेंजर न्यूक्लियाई। ये क्या है, मैक्सिमम स्टेबल है, ठीक है, मिड रेंजर न्यूक्लियाई बोल दिया इनको, और ये इनकी स्टेबिलिटी है जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब फिर जो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ने के साथ साथ उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है जो डिक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, यानी कि वो लेस स्टेबल को शो कर रहा है। तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू अगर कम है तो मतलब उस न्यूक्लियाई को हम आसानी से निकाल पा रहे हैं, उस न्यूक्लियन को हम उस न्यूक्लियस के से आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो निकाल पा रहे हैं तो तभी तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम है, एनर्जी कम है, तो यानी कि वो लेस स्टेबल है। तो यानी कि A ग्रेटर देन 120 वाले जो हैवियर न्यूक्लियाई है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम हो रही है। यानी स्टेबिलिटी मास नंबर के बढ़ने के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर न्यूक्लियन अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब वो न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। तो ठीक है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। अब जैसे मैंने इस कर्व को 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा कौन सा है इसका, ये वाला जो मास नंबर जिसका क्या है A<20 है। अभी A<20 वालों के लिए हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसमें कुछ पीक्स आ रहे हैं, इसमें कितने हैं, 3 पीक्स, ऑलमोस्ट 200 तक। ये जो कर्व है वो फ्लैटन शो कर रहा है आपको, यानी एक सैचुरेट शो कर रहा है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है, मतलब Fe56 पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्टेबल है, ठीक है। मैक्सिमम स्टेबल क्यों है ये, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इस पॉइंट पे आके रुक जा रही है, मतलब इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो बढ़ती बढ़ती सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा एवरेज वैल्यू शो करेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 7.66 MeV को, ठीक है। जैसे ही मास नंबर 180 को क्रॉस करेगा हम देखेंगे कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एक स्टीप वेरिएशन शो करेगी। तो ये डिक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से एकदम से डिक्रीज हो
हो जाएगी। उसके बाद में ये लास्ट क्या है यहाँ पे यूरेनियम 238, इसके कुछ आइसोटोप्स मिलेंगे और उसके बाद में ये जो कर्व है वो फिनिश हो जाएगा। तो मतलब ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने एक रेंज बना दी कि A<20 वाले हैं, ये जो क्या है ये लाइटर न्यूक्लियाइज है। A<20 वालों को मैंने क्या बोल दिया, यहाँ तक वालों को लाइटर न्यूक्लियाइज। इन लाइटर न्यूक्लियाइज में क्या है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो बढ़ने की कोशिश कर रही है। बढ़ तो यहाँ पे रही है ना, ये है मैक्सिमम स्टेबल पॉइंट, तो यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो मतलब इनकी एनर्जी थोड़ी 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 बढ़ रही है, तो ये लेस स्टेबल बोल दिया। फिर मैंने क्या बोला, जो जैसे ही मास नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे मास नंबर बढ़ने के साथ साथ इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट की तरफ जा रही है। और फिर A>180 के लिए इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो बहुत ही रैपिडली इसकी क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मैंने ये रेंजेस बना दी, A<20, इसको मैंने लाइटर न्यूक्लियस बोल दिया, जिसको मैंने क्या बोला कि ये लेस स्टेबल है, ठीक है। और फिर जैसे मास नंबर A>180 हो रहा है, इसका मास नंबर बढ़ रहा है, तो ये इसको मैंने क्या बोल दिया, लेस स्टेबल। मास नंबर बढ़ने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो घटने से ये क्या हो गया, मास नंबर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो मैंने यहाँ से लिख दिया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीमेंट की तरफ जा रही है। तो मैंने ये रिलेशन तय कर दिया, ठीक है। तो ये जो कुछ रेंजेस बनाई मैंने, जैसे मास नंबर 20 से लेके 120, इनको मैंने मिड रेंज न्यूक्लियाई बोल दिया। मिड रेंजर क्यों बोल दिया, क्योंकि इतने एरिया में, इतने से एरिया में क्या है, ये इसकी सैचुरेशन शो कर रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये क्या है, ये कर्व थोड़ा सा कांस्टेंट नजर आ रहा है, फ्लैटर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि Fe56 के बाद में यहाँ पे इतने एरिया में ये क्या है, कर्व थोड़ा सा सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, यहाँ पे इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और यहाँ पे जो कर्व है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, यानी पीक्स बनाई है। इसमें कितनी पीक्स बन रही है, 3 पीक्स बन रही है, 1 2 3। अब ये पीक्स है, ये न्यूक्लियाई क्या शो कर रहे हैं, ये पीक यहाँ पे क्या बता रही है, ये पीक किस किस पे बन रही है, एक तो He4 पे बन रही है, 12C पे बन रही है एंड 16O। ये क्या है, ये न्यूक्लियाई क्या बता रहे हैं, इनके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या है, इवन है। इसमें प्रोटॉन नंबर कितना है, 2 है, और न्यूट्रॉन नंबर भी 2 है। इसमें क्या है, 6 है, इसमें भी 8 है। तो ठीक है, ये पेयर बन गया ना इवन न्यूक्लियाई का। तो ये जो पीक वाले जो यहाँ पे न्यूक्लियाई है, ये क्या है, इवन न्यूक्लियाइज है। तो और इवन न्यूक्लियाइज के लिए हमने देखा कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, इन पीक्स पे वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो ये पीक्स क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे इन न्यूक्लियस के अंदर जो इवन पेयर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, वो शो कर रहा है। तो ये इसको क्या, ये स्टेबिलिटी को शो कर रहा है यहाँ पे, यानी इवन पेयरिंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर वाले न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, यानी इन पीक्स पे जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा है, बढ़ रही है, और ये इससे न्यूक्लियाई क्या है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ पीक्स हमें और मिली, ठीक है। इन पीक्स में हमने देखा कुछ पीक्स हमको मिली, जैसे ये इस पे मिली, कुछ एक दो और है, उन पे हमें पीक्स ऑब्जर्व हुई। वहां पे क्या है, यहाँ तक वहां पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मैक्सिमम मिल रही है हमको, और मैक्सिमम मिलने का मतलब है कि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो वो न्यूक्लियाई कौन से हैं, वो वैसे न्यूक्लियाई हमने ऑब्जर्व किए जिनमें प्रोटॉन नंबर या फिर न्यूट्रॉन नंबर दोनों में से या तो वो 20 वाले हैं, या फिर इनमें से कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई भी एक हो सकता है, जिनमें नंबरिंग प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नंबर क्या हो, या तो 20 हो, या फिर 28 हो, या 50 हो, या 82 हो, या फिर 126 हो। ये इनको मैंने क्या बोला, मैजिक नंबर्स बोला, कि मतलब अगर इन्हीं न्यूक्लियाइज में से अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नंबर में से ये हैं, तो वो भी क्या है, स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं, यानी वो न्यूक्लियाइज ज्यादा स्टेबल है अपने नेबरहुड वालों से। इन नंबर को मैंने बोल दिया क्या, मैजिक नंबर बोल दिया, और बोला कि ये क्या है, स्टेबल ज्यादा है, ये स्टेबल है, ठीक है। लेस स्टेबल वाले पॉइंट कौन कौन से बन गए अब हमारे पास, जिनकी मास नंबर जिनका मास नंबर 20 से कम है, उनको मैंने लाइटर न्यूक्लियस बोला, और उनको मैंने बोला कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है वो कम है, ठीक है, और ये बढ़ रही है। तो
मैक्सिमम तो यहाँ पे है, बढ़ रही है, तो इनको मैंने क्या बोल दिया, लाइटर न्यूक्लियाई, और ये क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ तक इसको बताया कि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाले पॉइंट्स है। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आ रहा है कुछ वैल्यूज तक, जिनको मैंने इनकी एवरेज वैल्यू ले ली ऑलमोस्ट 7.6 MeV तक। फिर जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा, मतलब A ग्रेटर देन 180, मतलब जिनका मास नंबर 180 से ज्यादा है वो भी लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मैंने वहां से एक रिलेशन बनाया और ऑब्जर्व किया कि बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है वो स्टेबिलिटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू होगी वो न्यूक्लियाई उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि एक न्यूक्लियाई के अंदर एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको मैंने बोल दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर उस न्यूक्लियन को हम आसानी से निकाल पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए तो वो लेस स्टेबल हुआ। अगर आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं उस न्यूक्लियन को न्यूक्लियस के अंदर से, इसका मतलब वो स्टेबल है। ठीक है, तभी तो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरीके इस ग्राफ से हमने क्या समझा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की किन किन पॉइंट्स पे हमें ये जो कर्व है ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया, इस ओवरऑल इससे मैंने एक ट्रिक बनाई। वो ट्रिक क्या थी, इस कर्व को ड्रॉ करने की, हेदी कन्नौ से फेरी मतलियो इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है। मैंने ये ट्रिक देखने के बाद ये कर्व ड्रॉ किया और यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी पॉइंट्स मार्क करे। उन स्टेबिलिटी पॉइंट्स से मैंने ये देखा कि जो कर्व है वो कहाँ स्टेबल है और कहाँ ये क्या है, लेस स्टेबल है। न्यूक्लियस में मैंने देख लिया कि इनकी जो न्यूक्लियाई है ये लेस स्टेबल है। लाइटर न्यूक्लियस में देखने के बाद मैंने 3 पीक्स देखी। यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, 3 पीक्स। ये फिर मैंने थोड़ा सा और इसके बारे में देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या है, ये इवन वाले हैं, यानी इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है इन न्यूक्लियस के अंदर। ये कर्व देखने के बाद अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को इस कर्व से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, A लेस देन 20 वाले हैं, इनको मैंने क्या बोला था, लाइटर न्यूक्लियाई, इनको बोला था लाइटर न्यूक्लियाई। और मैंने बोला था कि लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, लेस स्टेबल है। अब जो लेस स्टेबल है वो तो स्टेबल होना चाहेगा ना, वो अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहेगा। तो ये स्टेबल बनने के लिए ये क्या करेंगे, 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में डिफ्यूज होके ये स्टेबल बन जाएंगी और एक न्यूक्लियाई में क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसमें प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की। यानी कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक न्यूक्लियाई में डिफ्यूज हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन करके ये अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो ये पूरा कर्व जो क्या है, स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं, 2 लाइटर न्यूक्लियाई जिनकी स्टेबिलिटी कम है वो डिफ्यूज हो जाते हैं एक न्यूक्लियाई में और अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो जो लाइटर न्यूक्लियाइज हैं उनकी तो टेंडेंसी होती है कि वो डिफ्यूज होके एक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए, न्यूक्लियर फ्यूजन कर सके। अब वैसे ही ये जो A ग्रेटर देन 180 वाले हैं जो कि हैवी न्यूक्लियाई हैं, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये भी क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसकी भी क्या है, टेंडेंसी है। तो ये क्या करते हैं, जो हैवी न्यूक्लियाई हैं ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 मिड रेंजर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, कि जब एक हैवी न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाइज में अपने डॉटर न्यूक्लियाइज में क्या है, ये ब्रेक हो जाते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन। फिजन यानी बीच में से टूटना, कि यानी कि एक बड़े मास वाला न्यूक्लियाई अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, 2 अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स में क्या, कांस्टेंट न्यूक्लियाइज में क्या कर जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियर फिजन। अब इससे ये अपनी क्या करता है, स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश करता है। अब ये मिड रेंजर न्यूक्लियाई में ही क्यों ब्रेक होता है, मिड रेंजर न्यूक्लियाई में ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि ये मिड रेंजर न्यूक्लियाइज हैं, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो ज्यादा है ना कंपैरिजन टू हैवियर न्यूक्लियाइज के। इसलिए ये जो हैवियर न्यूक्लियाई है अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए 2 मिड रेंजर न्यूक्लियाइज में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से
इस न्यूक्लियाई से ही हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सप्लेन कर पाते हैं और उनको अच्छे से समझ पाते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में समझ में आया होगा, और जो मैंने जो ट्रिक बताई इस कर्व को ड्रॉ करने की वो आपने समझी होगी, और ये फिजन एंड फ्यूजन को हम कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, ये भी आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।